अहमद सईद साहब, आज के मैच से आगाज कर लेते हैं। पहली विकेट गिर गई है, क्या वैसे आपके स्टैट्स क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक ऑन व्हाट बेसिस अब्दुल्ला को हम जो है वो कैरी करें मासवा एक उस 50 के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखें, अब्दुल्ला की स्टैट्स के ऊपर तो बात करेंगे। अब्दुल्ला का जो मोड ऑफ डिसमिसल है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको जो है अब्दुल्ला का मसला समझ में आ जाएगा। हम इसके ऊपर बांग्लादेश पर जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी उस वक्त से हम इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का जो बैट है उसकी अगर आप स्विंग देखें, उसका जो जब वो बैट को आगे लेकर आते हैं तो वो सेकंड स्लिप की जानिब से ही उनका बैट जो है वो अंदर को मुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ही तरीके से हर मैच में आउट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका आने से कबल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में जिस आपने उनके परफॉर्मेंस की बात की वो भी उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है एक मॉडस्ट टोटल के ऊपर आउट हुई और उस चेज़ को करने में कोई दुश्वारी पाकिस्तान को पेश नहीं आए। तो उस वक्त कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो उसमें परफॉर्म ना कर पाएँ, तो वहाँ पर अब्दुल्ला ने 50 स्कोर किया। उसके अलावा रिसेंट टेस्ट मैचेस के अंदर भी और अभी ओडीआई के अंदर भी अब्दुल्ला शफीक की यकीनन कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको टीम के साथ कैरी किया जाए। यकीनन ये जो साइम अयूब वाला एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है पीसीबी की जानिब से कि उनको बहुत ज़्यादा मौके दिए गए, उसके बाद साइम अयूब जो है वो आकर परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शायद हो सकता है कि उसी प्रेसिडेंट को कंटिन्यू किया जा रहा हो अब्दुल्ला शफीक के साथ, लेकिन अगर एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो इस बात पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि उसको मुस्तकिल टीम में कैरी ऑन करके उसके ही प्रेशर में इजाफा किया जाए। तो हो सकता है कि अब्दुल्ला को जो है वो एक आध सीरीज़ के लिए रेस्ट दिया जाए और शायद आई डोंट नो वाई फ़खर जमान को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्यों नहीं ला रहा। उनकी इंजरी के बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस बताए गए हैं, लेकिन फ़खर जमान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं चैंपियंस कप के अंदर, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह वो फील्डिंग में हमें नज़र आते हैं, चाको चौबंद नज़र आते हैं, जिस तरह से वो फील्ड करते हुए नज़र आते हैं, तो यकीनन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर अब उठेंगे। और अब्दुल्ला शफीक जिस मैच की आपने अभी बात की है, इस मैच में अब्दुल्ला शफीक जो है वो 2 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए मार्को यानसन का ही शिकार हुए हैं। यूँ लग रहा है कि बॉलर्स को किसी किस्म की कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही अब्दुल्ला शफीक को बॉलिंग करते हुए। ठीक है जी, भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सिफर पे फिर से अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। इससे पहले भी देखा कि उस तरह से खातिर का कारकर्दगी नहीं रही। आपको क्या इशू फिलहाल अब्दुल्ला का नजर आ रहा है? किसी किस्म का प्रेशर है, कोई टेक्निक का इशू आ रहा है, कंडीशन जो है वो मुश्किल है, क्या आपको क्या समझ आ रही? देखिए, कंडीशंस तो सभी के लिए सेम है हमजा। अब अगर आप अप्लाई ना कर सकें, अगर आप इनिशियली सर्वाइव ना कर सकें या आप रन ना कर सकें, तो फिर यही वो चीजें हैं जो देखी जाती हैं आपके, और इसी की बेसिस पे आपने टीम में होना है या आपकी जगह किसी और ने होना है, ये सब कुछ तय होता है। तो आपके पास फखर जमान की ऑप्शन है, वो एक तजर्बाकार खिलाड़ी है और मैच विनर है, तो मेरा ख्याल है कि वो आपकी बेस्ट ऑप्शन है ओपनिंग पे। और अगर वो खेलते हैं साइम के साथ तो इससे ज्यादा स्ट्रेंथन होगी आपकी टीम, और अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा खुला मौका रहा है। बड़ी देर से अब्दुल्ला खेल रहे हैं लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा करने में नाकाम रहे हैं कि जिससे उनकी जो प्लेस है वो परमानेंट हो जाए इस वनडे फॉर्मेट के अंदर। तो अब मौका उनके हाथ में है लेकिन वो अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो जाहिर है फिर सबकी नजरें फखर जमान की तरफ ही जाएंगी, जो वैसे भी इस 11 के अंदर एक मजबूत प्लेयर हैं, लेकिन ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस वो अभी इस टूर पे नहीं है। बट आई एम श्योर कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम में आ जाएंगे। मुख्तलिफ रीजंस मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए। अच्छा सलमान भाई, ये अभी आप चैंपियंस कप भी कवर कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है। इमामुल हक के बारे में, उनकी टीम ने मेरे ख्याल चौथा तकरीबन कंसेक्टिव मैच जीत लिया है। आपने फखर का कहा कि लेकिन एक एंड पे हमारे पास इमाम भी है, मेरे ख्याल 50 प्लस की उनकी एवरेज है ओडीआईज में, उनको भी चांस ना देकर ज्यादती की जा रही है। और अगेन वही बात है कि अब्दुल्ला को मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल सेट कर दी जी, साइम को चांस मिले तो इसको भी मिलने चाहिए। देखिए, साइम एक डिफरेंट स्टोरी इसलिए है कि एक यंग लड़का जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और आपने अभी हम सब ने उसको विटनेस किया भी। जब वो शुरू में थे तो हमने भी ये बात की थी कि बहुत पोटेंशियल है और बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। फिर वो बहुत सारे चांसेस मिले, वो नहीं कर सके, तो हमने भी ये कहा कि यार अनप्रेसिडेंटेड है इतने चांसेस का मिलना। बट इवेंचुअली वो कह लें कि उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, और इतना स्कोर इस तरीके से करना शुरू किया कि उसका मैच पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने अपनी वो जो वजूहात थी बार बार चांस मिलने की, उसकी रीजनिंग उन्होंने उसकी कह लें कि लॉजिक प्रेजेंट कर दी है। लेकिन अगर आप बाकियों की बात करें तो देखिए, आपके पास इमाम और फखर ही तो 2 ओपनर थे जो बड़े अरसे से खेल रहे थे इस पोजीशन पर और रन्स भी कर रहे थे, दोनों की एवरेज भी काफी हाई थी। इमाम को तो एक टेस्ट मैच की टीम डायरेक्टर की रिपोर्ट की वजह से बाहर किया गया था टीम से कि जी आपका इंटेंट अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में। यही बात थी मीडिया में और यही इसी का तज़किरा होता रहा। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उसके ऊपर तो इससे हटके तो कोई बात नहीं हुई।
तो आई थिंक इमाम भी अच्छा, बट सब वो जिन्होंने ये कहा था कि इंटेंट शो नहीं किया, वो आए, वो थोड़ा सा सर्व करके चले गए, उनके होते हुए भी कोई खातिर खा, कोई कारकर्दगी नहीं रही हमारी टीम की, और अगर रही भी है तो वो टीम को क्रेडिट जाता है, ना कि उन डायरेक्टर साहब को जाता है, लेकिन वो चले गए। बाद में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इमाम के लिए आवाज उठाता कि भाईजान इंटेंट तो वहां पर और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने शो नहीं किया, अब मेरिट पे आए, एवरेज की बात करें, 50+ की एवरेज पे जा रहे हैं, वो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब आप किस किस को रोक के पूछेंगे कि ये किसने किया, कितने आए और कितने गए उसके बाद। हाँ, ठीक है, वो भी आए और वो भी गए, और वो तो खैर बात ही और थी। वो तो कुछ इस तरह का सीन था कि वो खुद ही आए, खुद ही अपने आप को लगाया, खुद ही अपना कुछ तय किया। बस एक ही चीज थी जो उनके हाथ में नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी, और उसकी वजह से फिर उसे जाना हुआ। तो बस आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे होता ही है कि लोग कम आते हैं अंडर प्रिपेयर्ड और इल प्रिपेयर्ड और नॉट इवन प्रिपेयर्ड। तो मसला ये है कि जब आप एक जगह आते हैं और उसके क्राइटेरियाज में कोर्सेज होते हैं और एक्सपीरियंस होता है एज अ कोच या एज अ हेड और एज समबडी हूज गोना रन द टीम और द ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायरेक्टर, तो जब आपकी वो चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं और आप आ जाते हैं और फिर यही चीजें आपके आगे ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, और जब कोई आप ऐसी रिजीम के साथ आते हैं कि जो जाहिर है आपके उतने करीबी नहीं होते, जब आपके क्रेडेंशियल्स पे बात आती है तो फिर आपको पता लगता है कि फलाना कोर्स भी करना है और ये वाला कोर्स भी करना है, तो फिर ये वाली चीजें होती हैं। तो बेहतर होता है कि आप एक प्रोसेस को उस तरह शुरू करें जिस तरह सब लोग शुरू करते हैं, और आप जाहिर है क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं तो आपको उसमें एडवांटेजेस मिलते हैं। आपकी एक्सपीरियंस पे कोई दो राय नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज होती है एक फील्ड में, तभी आप इतने साल गेम खेलते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए ताकि उस क्राइटेरिया की रिस्पेक्ट रह सके कि जो रखा जाता है इस काम के लिए। लेकिन चलें, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी समझ के मुताबिक चीजें की होंगी, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करता, बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट इमाम जो है वो टीम से बाहर हुए थे। देयर वाज नो अदर रीजन दैट वाज स्टेटेड। अच्छा, इमामुल हक के बारे में एक अभी आपने जो कि बात की मोहम्मद हफीज़ के, तो मोहम्मद हफीज़ साहब से लेकर अब तक तकरीबन 27 अफराद ऐसे हैं जो सिलेक्शन और कोचिंग के प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, और इमामुल हक ने अभी गुज़िश्ता एक इंटरव्यू में इस बात का भी शिकवा किया कि मुझे सिलेक्टर ने जो है वो कैटेगोरिकली बुलाकर ये बताया कि आपको अगर टीम में खिलाएंगे तो फिर आवाम जो है वो बातें करेगी। जो उनके ऊपर एक टैग लग गया था कि उनके वो जब ग्राउंड में आते थे तो पर्ची पर्ची के नारे लगाए जाते थे, उस बड़ी मेहनत से जो है उन्होंने उस टैग को हटाने की कोशिश की, टीम के लिए परफॉर्मेंसेज देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह भट्ट साहब ने अभी कहा कि एक दो टेस्ट मैचेस के अंदर वो फ्लॉप हुए, उनको टीम से बाहर कर दिया गया, उसके बाद सिलेक्टर जो है उन्हें बुलाकर दोबारा इस किस्म की बातें जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। तो यकीनन उस एनवायरनमेंट अहमद, जी मेरे हिसाब से तो फ्लॉप भी नहीं हुए थे। उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली थी उस टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान 1.5 दिन पहले हार गया था। आप सारे टेस्ट मैच इनसाइड 4 डेज हारे हैं। ऐसे मैचेस में इंटेंट की बात करना तो मैं कहूंगा परले दर्जे की वो बेवकूफी की बात है, नेग्लिजेंस है कि आप तो मैच के दिन पूरे नहीं कर रहे, आपको जल्दी किस बात की है। ठीक है, सारा जो है आपने चीजें और सिस्टम के अंदर डिस्टर्ब करके रख दी। पहले आपने फर्स्ट क्लास के साथ टिंकरिंग की, कभी पॉइंट सिस्टम के अंदर, कभी आपने पहले इनिंग 80 ओवर की कर दी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लास में इमर्जिंग क्रिकेटर्स आ गए, उसके बाद आपके टेस्ट मैच में इंटेंट की बात कर रहे हैं जबकि आप 5वें दिन का सूरज नहीं देखते टेस्ट मैच के अंदर। तो ये तो सोचने की चीज है ना, ये तो सीधी सीधी कह ले कि आप सामने हकीकत है उसको आप देख नहीं रहे। आपको तो लोग चाहिए जो लंबी पारियां लें। ये ऑस्ट्रेलिया के क्या बहुत तेज खेल रहे हैं अभी इंडिया के खिलाफ बैट्समैन, आप इनके जरा स्ट्राइक रेट्स तो देखिए। या आप इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज देखी तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर था वो पुजारा था, जरा उसका स्ट्राइक रेट देखें वो करता क्या था। तो आपको तो बंदे चाहिए जो आपके लंबे लंबी बारियां लेके दें। टीम आपकी दूसरा नया बॉल नहीं देखती, आपको इंटेंट और स्ट्राइक रेट की पड़ी है। तो ये तो बताती है कि आप मैच्योर ही नहीं है। आपका जो जहन है, आप बोलते बहुत हैं लेकिन सोचते है ही नहीं उसके बरक्स। तो यही मसले पाकिस्तान के रहे हैं कि जो बंदा आता है वो देखता है कि मेरे जानने वाले कौन है, इर्द गिर्द देखते और जो दिल चाहा वो लगे, और उसका फिर पाकिस्तान को माजी में नुकसान होता रहा है। और ये चीजें ठीक नहीं है। आप अगर इतने मैच्योर नहीं है कि आपकी तैयारी रिलेट करे आपके इम्तिहान के साथ, तो आप कर क्या रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर।